नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे पहला जो चैप्टर आता है बच्चों आपका, वो आता है कि कांग्रेस के गठन से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसी के बारे में हम जिक्र करेंगे और डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसके बाद मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं जिसमें मैं आपका लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूं। मैं ये भी देखना चाह रहा हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं पाए। मैं ये वीडियो आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको किसी भी किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर को आप यहीं पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में मुख्य तौर पर आप क्या पढ़ते हैं, 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किए हैं, उन्हीं को तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप पढ़ते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या संघर्ष लड़े हैं, वो सब आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो 1885 से इसलिए शुरुआत की जाती है क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना से पहले भी कई राजनीतिक संस्थाएं थी जो भारत में आ चुकी थी, जो भारत में स्थापित हो चुकी थी। उनको हम जिक्र करते हैं पहले चैप्टर में। कोई भी किताब देख लीजिए, स्टैंडर्ड किताब, उसमें पहला चैप्टर आपको कांग्रेस के गठन से पहले के जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैप में ध्यान से देखिए कि ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये मुंबई प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। इन 3 क्षेत्रों से ही जो संस्थाएं हैं वो इनका विकास हुआ है, ये स्थापित हुई हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में जो जो संस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, बंगाल, यहाँ पर लगभग 6 या 7 संस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है। और ये आपका बम्बई प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर 3 ऐसी राजनीतिक संस्थाएं जो पनपी, जो उदय जिनका हुआ, उनको आपको याद करना है। मद्रास में केवल 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा लंदन में भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी, वही आपको याद करना है और कोई भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 2 अंग्रेज भी थे जिन्होंने 2 संस्थाएं बनाई थी, वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि बंगाल के अंदर, ये बंगाल है हमारा। बंगाल के अंदर, बंगाल का मतलब ये समझ लीजिए कि आज का जो बांग्लादेश है, उड़ीसा, बिहार और आज का जो वेस्ट बंगाल है, इन सब इलाकों में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बंगाल में राजनीतिक जो संस्थाएं स्थापित हुई वो सबसे पहले बताते हैं। तो भारत के अंदर जो भी संस्थाएं स्थापित हुई ना, सबसे पहले शुरुआत इनकी बंगाल से ही हुई है। ठीक, अब ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लियर तो होना चाहिए कि भैया ये आखिर है क्या, राजनीतिक संस्थाएं हैं क्या। राजनीतिक संस्थाएं हैं कि जैसे लोग जब थोड़ा पढ़ लिख गए ना, तो उन्होंने एक संघ बनाने का प्रयास किया, एक गुट बनाने का प्रयास किया जो लोगों को रिप्रेजेंट करता था और लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाता था। ठीक है, लोगों के अधिकारों की वो बात करता था। सरकार की जो बातें पसंद नहीं आती थी उसका विरोध करने के उद्देश्य से ये संगठन बनाए गए थे, ताकि अलग अलग लोगों को तो तोड़ना आसान है, लेकिन उन लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन, उसकी आवाज़ वही होगी जो पूरी जनता है इंडिया की, उसकी आवाज़ होगी। तो इसलिए संगठन ज़रूरी होता है। लेकिन शुरुआत में जो संगठन बन रहे थे वो छोटे लेवल पर बात करते थे, लोकल लेवल पर बात करते थे। जैसे कोई संगठन है वो केवल और केवल ज़मींदारों की ही बात कर रहा है, कोई ऐसा संगठन है वो केवल किसान की बात कर रहा है, कोई ऐसा संगठन किसी ने बना दिया जो केवल जो उद्योगपति हैं उन्हीं की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत कम संगठन हुए जो पूरे नेशनल लेवल पर बात करें, पूरे अखिल भारत की बात करें। उनमें से एक आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो है, इसलिए वो इतना फेमस है, इसलिए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा। इससे भी पहले एक बात याद रखिए, डॉक्टर, नाम मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर अनिल, पूरा नाम है सील। ठीक है, डॉक्टर अनिल सील, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने ये कहा कि भैया जो 19वीं शताब्दी थी, भारत की जो 19वीं शताब्दी थी, वो एसोसिएशन के गठन का एक दौर था।
मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि जो 19th सेंचुरी थी वो एज ऑफ एसोसिएशन था। 19th सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं कि 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी का दौर था, वो एज ऑफ एसोसिएशन था। एज ऑफ एसोसिएशन, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? अच्छा, एज ऑफ एसोसिएशन मतलब राजनीतिक जो संगठन बन रहे थे उनका एक दौर चल रहा था। कौन सा? 1800 ईस्वी से लेकर 1899। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए 1830 के बाद ये जोर पकड़ता है कि संगठन बनाना शुरू हो जाता है। भारत का जो पहला संगठन बना था वो बंग भाषा प्रकाशक सभा था। बंग भाषा प्रकाशक सभा ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी 1836 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब बात आती है इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर बच्चों जो राजा राम मोहन राय थे ना, हालांकि वो तो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। उन्हीं के जो अनुयायी थे, उन्हीं को जो फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं के जो फॉलोवर्स थे, उन्हीं के जो एसोसिएट हैं, उनके द्वारा इस सभा का निर्माण किया गया, इस राजनीतिक संगठन को स्थापित किया गया। तो मतलब राजा राम मोहन राय के कौन थे? ये राजा राम मोहन राय के एसोसिएट थे, मतलब उनके अनुयायी थे, कह सकते हैं ना। तो क्योंकि राजा राम मोहन राय, ये क्या हो गया भाई साहब, राजा राम मोहन राय जो थे इनकी मृत्यु 1833 में ही हो गई थी। ठीक, कहीं ये मत कह दीजिएगा कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई है। नहीं, याद रखिए राजा राम मोहन राय के एसोसिएट थे वो, उनके अनुयायी थे। ठीक, इन सभी लोगों में जो लीडर के तौर पर थे, जो लीडरशिप जिन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए लीडर बने थे, वो गौरी शंकर तारका बगीश थे। उनका नाम था गौरी शंकर तारका बगीश। ठीक, ये भारत का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है, याद रख लीजिए, भारत का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है। भले ही ये भारत का पहला एसोसिएशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, मतलब राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, कुछ खास कर नहीं पाया। मतलब लोगों के लिए स्थापित किया गया था कि लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसने सरकार तक कोई बात पहुंचाई ही नहीं। ये आपस में ही चार दीवारी के अंदर बात करते थे कि भैया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सरकार तक कोई बात पहुंचाई नहीं, इसलिए ये पूरा फेल हो गया। भले ही ये भारत का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है, लेकिन बिल्कुल फेल हो गया था ये। ठीक है, बिल्कुल फेल हो गया था, ये आपको नोट करना है। कब ये बंद हो गया था? 1852 में। 1852 में ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, याद रखेंगे। ठीक, भले ये फ्लॉप हो गया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो आने वाले जो संगठन थे, जो मतलब फ्यूचर में नए नए राजनीतिक संगठन बनने वाले थे, उनको एक रास्ता दिखाकर चला गया, उनको एक रास्ता दिखाकर चला गया कि भैया राजनीतिक संगठन जो है वो सफल हो सकते हैं, वो बनाने चाहिए, क्योंकि लोगों के हितों की रक्षा तभी की जा सकती है। एक रास्ता देकर चला गया। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ऐसा पहले ज़रूर होगा जिसने ये शुरुआत शुरू में किया होगा, भले ही वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले एजुकेटरों के लिए वो एक मिसाल बनकर चला गया ना, एक रास्ता दिखाकर चला गया कि भैया इस तरीके से भी शिक्षा को घर घर पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, पहले आप टीचर के पास जाते थे पढ़ने के लिए, अब टीचर को घर बुला लेते हैं मोबाइल में पढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो ये 1852 में फेल हो गया था, क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट इंडियन के लाइफ में बदलाव नहीं ला पाया। ठीक, ये मतलब इसका कोई गोल ही नहीं था। ये फेल इसलिए, इसका कोई गोल ही नहीं था। जैसे आगे आने वाले जो संस्थान हैं वो आपको बताऊंगा, उनका कुछ गोल था कि भैया हाँ ज़मींदारों की बात कर रहे हैं, तो ज़मींदारों की बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी ज़मींदार पर कोई भी प्रॉब्लम आती है सरकार के द्वारा, तो तुरंत सरकार पर धावा बोल देते हैं। लेकिन बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसका कोई भी गोल नहीं था, इसलिए फेल हो गया। ठीक है, भले ही ये पहला संगठन था, लेकिन फिर भी फेल हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा,
ये सबसे महत्वपूर्ण, पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण जो बंगाल का राजनीतिक संगठन है वो जमींदार एसोसिएशन है। इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर लैंड होल्डर सोसाइटी कर दिया गया। शुरुआत में इसका नाम तो जमींदार एसोसिएशन था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, लैंड होल्डर सोसाइटी कर दिया गया। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में। किसके द्वारा हुई थी, द्वारका नाथ टैगोर। ये देख लीजिए नाम दिखा रहा, द्वारका नाथ टैगोर। ये आप जानते कौन हैं, ये बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी हैं। ये समझ रहे हैं, द्वारका नाथ टैगोर जी ये खुद रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं ये। तो हालांकि इतिहास में इनका नाम छुपा हुआ है, मतलब उतना फेमस नहीं है नाम जितना रविंद्रनाथ टैगोर का, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के ये दादाजी हैं। ठीक। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये भारत का ऐसा पहला राजनीतिक संगठन था जिसके गोल क्लियर थे। शुरुआत में इसकी स्थापना एक गोल को लेकर हुई थी, जमींदारों के हक की बात करने के लिए। जमींदारों के कोई भी दिक्कत आए उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो ये उनके लिए डेडिकेट किया गया था इस एसोसिएशन को। हालांकि आगे चलकर जब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि भैया केवल ज़मींदारों की बात कर रहे हैं ये, तो इन्होंने अपना जो उद्देश्य है वो परिवर्तित कर दिया। तब इन्होंने कहा कि हम केवल ज़मींदारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए सभी लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो। ठीक है। तो इन्होंने बाद में अपना जो उद्देश्य है वो चेंज कर दिया था जब इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये भारत का पहला ऐसा एसोसिएशन है जिसका एक स्पेसिफिक गोल था, जिसका एक गोल क्लियर था। ठीक, ये याद रखेंगे। द्वारका नाथ टैगोर जी का नाम तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी भी हैं और इसके मतलब संस्थापक भी हैं। ठीक है। अब इसका नाम जमींदार एसोसिएशन, मैं आपको बताऊं 1837 की बात है, 1837 ईस्वी की बात है। एक मीटिंग बुलाई गई थी हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में मीटिंग बुलाई गई थी। तो बोला गया था कई लोगों के द्वारा, जिसमें द्वारका नाथ टैगोर और बहुत बड़े बड़े हस्तियां शामिल थी। उन्होंने बोला कि भैया हमें ज़मींदारों की रक्षा करने के लिए, ज़मींदारों की हित की बात करने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो ज़मींदारों की बात करे, और कोई भी दिक्कत आए, किसी भी ज़मींदार पर कोई आंच आए सरकार के द्वारा, तो हम सब इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर दें, धावा बोल दे सरकार के ऊपर। तो उस समय इसका नाम ज़मींदार एसोसिएशन रखने की बात की गई थी, लेकिन 1829 में इसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी कर दिया गया। तो किताब में या आपके क्वेश्चन में चाहे ज़मींदार एसोसिएशन आए चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी आए, आप बता देंगे कि इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर हैं। लेकिन याद रखिए उस मीटिंग में 1837 में ये भी निश्चित किया गया था कि भैया जिसको जिसको सदस्य शामिल होना है, सबसे पहली बात तो वो ज़मींदार होना चाहिए। शुरुआत में ऐसा बाउंडेशन थी, लेकिन बाद में बाउंडेशन हटा दी और ज़मींदार होना चाहिए, और 5 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस लगेगी। 5 रुपये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस लगेगी, और हर साल 20 रुपये प्रति व्यक्ति उसको देना पड़ेगा, पर पर्सन उसको 20 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी बाउंडेशन थी। ठीक, ये इसकी बाउंडेशन थी। अब ये भी तो बात उठती है कि भैया ज़मींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर जो सोसाइटी है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, पहले तो मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था जिसका एक स्पेसिफिक गोल क्लियर था, और इसके अलावा इसने लोगों को ये सिखा दिया कि भैया अपने हक के लिए सरकार से भी लड़ा जा सकता है, सरकार से अपना हक छीना भी जा सकता है। ठीक है, सरकार का जो सिस्टम है, कानून है, उसमें अपने हक के लिए लड़ा भी जा सकता है। कोई कानून जैसे आपको अधिकार देता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार ने क्लेम किया हुआ कि भैया हम छोटे से छोटे लोग को या ज़मींदार, सभी ज़मींदारों को एक भावना से देखते हैं, सबके लिए सेम अधिकार हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी हैं वो सेम व्यवहार आपसे नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो इस एसोसिएशन ने ये सिखा दिया कि अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव ना हो रहा हो या कानून के हिसाब से आपके साथ व्यवहार ना हो रहा हो, तो आप उसके लिए लड़ सकते हैं। तो ये लोगों को इसने सिखा दिया। ठीक है, तो ज़मींदार एसोसिएशन क्लियर हो गया।
लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। ठीक, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये याद रख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, भले ही इसकी स्थापना लंदन में हुई है, लंदन में, तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी स्थापना लंदन में हुई है तो आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका रोल इंडिया में भी आएगा और बंगाल में इसका रोल आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये याद रखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना एक अंग्रेज विलियम एडम के द्वारा हुई है 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में। अब नाम से देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया मतलब इंडिया के लोगों की बात करता था, इंडिया के लोगों के अधिकारों की बात ये भी करता था। ठीक, उसके बाद इसी की एक ब्रांच, ये लंदन में था, इसकी एक ब्रांच इंडिया के अंदर जो बंगाल वाला इलाका है ना, वहाँ पर स्थापित की गई और उसका नाम लिखा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। मतलब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के आगे बंगाल लगा दिया गया, मतलब बंगाल में इसकी एक ब्रांच स्थापित कर दी गई। किसके द्वारा स्थापित की गई? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। कब? 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में। तो अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी स्थापित कर दिया गया जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 ईस्वी में। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है ज़मींदार एसोसिएशन, ठीक है, या लैंड होल्डर सोसाइटी। अब आपको मैंने बताया शुरुआत में, भले ही लैंड होल्डर सोसाइटी के जो उद्देश्य थे वो ज़मींदारों को लेकर थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कह दिया कि हमारा जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, केवल ज़मींदारों के लिए नहीं, केवल ज़मींदारों के हितों की बात करना नहीं, बल्कि ज़मीन से जुड़े हुए सभी लोगों के हितों की बात करना हमारा मेन उद्देश्य हो गया। और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा हुई थी, ये भी सेम काम कर रही थी, ये सेम काम कर रही थी। इसीलिए ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और आपका जो लैंड होल्डर सोसाइटी था, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज कब किया गया? 1851 में। मर्ज करने के बाद एक नई संस्था, एक नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में 1851 में स्थापित हुई। ये कोई नया एसोसिएशन नहीं था, ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है और इसके पहले जो बंगाल में 1838 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन्हीं दोनों के जो सदस्य थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बना लिया, आपस में समझौता करके, और उसका नाम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन रख दिया। ठीक है, याद हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी आपको समझ में आ गया, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापना हुई है। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम के द्वारा हुई है। ये कहाँ पर हुई है? ये लंदन में हुई है। ये आपको पता है, विलियम एडम एक बार इंडिया आए थे। ये राजा राम मोहन के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। राजा राम मोहन के साथ मुलाकात करके इतने इम्प्रेस हुए थे राजा राम मोहन के साथ, और इन्होंने इंडिया की सिचुएशन देखी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, भेदभाव कर रही है। तो इसलिए इन्होंने लंदन में जाकर एक हमारे लिए, इंडियंस के हक़ की बात करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसे कहा गया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इन्होंने जॉर्ज थॉमसन के साथ समझौता करके ये कहा कि इसकी एक ब्रांच कलकत्ता में भी होनी चाहिए। तो कलकत्ता में आकर इसकी एक ब्रांच स्थापित की गई, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सॉरी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ बंगाल आगे नाम लिख दिया गया है, बंगाल है, ठीक है, यहाँ बंगाल है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित की गई। लेकिन देखा इन्होंने कि जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, दोनों का उद्देश्य तो सेम ही है, फिर अलग अलग क्यों काम करना। फिर मिल गए और ताकत बढ़ गई। तो मिलने के बाद क्या नाम हुआ? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कई किताबों में सब अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको पूरा कहानी नुमा जो हकीकत है वो सब डिटेल में बता दिया आपको। अब आपको अलग अलग कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसके बाद एक नोट लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि अभी आपने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी पढ़ लिया, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़ लिया, और ये बंगाल ब्रिटिश
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़ लिया और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पढ़ लिया। कहीं आगे चलकर आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ नोट लिखवा दिया कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी एक राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जैसे ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वैसे ही एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है जो 1886 में स्थापित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये है तस्वीर दादा भाई नौरोजी की, ये तस्वीर है दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक और संगठन 1 वर्ष पहले स्थापित किया गया था जिसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा। देखिए ये जो दादा भाई नौरोजी है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अलावा मैं बता दूं ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके सदस्य भी रह चुके हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा हमारा क्या लोअर हाउस है ना, वैसे ब्रिटेन की जो संसद का जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महान हस्ती थे ये। मुंबई में इनका जन्म हुआ था, एक पारसी थे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके अलावा एक और संगठन है बंगाल में स्थापित किया गया था, इंडियन लीग। इंडियन लीग किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कब? 1875 में। 1875 में एक और संगठन, राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था, इंडियन लीग। ये तस्वीर है शिशिर कुमार घोष की। और शिशिर कुमार घोष के बारे में एक और बात याद रखिए, ये फाउंडर हैं अमृता बाजार पत्रिका। एक अखबार है जिसका नाम था अमृता बाजार पत्रिका। इसके जो फाउंडर हैं वो यही हैं, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इनके द्वारा इंडियन लीग जो राजनीतिक संगठन है वो स्थापित किया गया था। अब बारी आती है बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संगठन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर 3 स्टार डाल लीजिएगा क्योंकि बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन है यही है। कांग्रेस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, राजनीतिक संगठन, यही है। ठीक है, आगे चलकर 1886 में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। अब इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी इसका नाम था क्योंकि कलकत्ता में ही ये स्थापित हुई थी। या इसके अलावा इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इसका नाम था। ठीक है, तो नाम क्लियर हो गया आपको। अब इसके संस्थापक 2 लोग हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और आनंद मोहन बोस हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं बच्चों। ये आनंद मोहन बोस की बात करें, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना ब्रिटेन में, लंदन में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की क्या बात बताऊँ बच्चों, ICS जो परीक्षा है इन्होंने 2 बार पास की थी। ICS परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे जो IAS आज का एग्ज़ाम है ना वैसे पहले होता था इनके टाइम पर, लंदन में जाना था, वहाँ पर एग्ज़ाम होता था तो बहुत डिफ़िकल्ट था। वहाँ पर जाके इन्होंने सबसे पहले 1869 में, कब? 1869 में ये एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन इनकी एज की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन्होंने क्रैक कर दिया था। इन्होंने जो एग्ज़ाम में अपनी एज लिखी थी वो हिंदी का जो कैलेंडर होता है, हिंदू रीति रिवाजों में जो कैलेंडर को मनाया जाता है ना, उस हिसाब से इन्होंने अपनी एज लिख दी थी। लेकिन एज यहाँ पर लिखनी थी जो इंग्लिश जो कैलेंडर है उस हिसाब से लिखना था, तो इस कारण से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 1869 में। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 1871 में फिर एग्ज़ाम दिया और इस बार फिर क्रैक कर दिया। तो ये एक सिलहट नामक जगह है, बांग्लादेश में पड़ती है, वहाँ पर ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे। 3-4 साल जॉब किया लेकिन इनको फिर से हटा दिया गया। इन पर कुछ गलत आरोप लगाकर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये जो अधिकारी थे इनको उस पद से हटा दिया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में ये बात आप याद रखिए। तो इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया है। और 1875 में एक और संस्था का निर्माण हुआ था, वो आनंद मोहन बोस ने बनाया था, आनंद मोहन बोस ने। उसका नाम था द कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो द कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन स्थापित किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, और शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो इंडियन लीग स्थापित की गई थी, इन दोनों को विलय करवा दिया गया। इन दोनों को विलय किस में करवा दिया गया, इंडियन एसोसिएशन में करवा दिया गया। ठीक है, 1876 में इसका स्थापना हो गया, ये याद रखेंगे आप। इतनी बातें इसके बारे में याद। सबसे इम्पोर्टेंट जो बंगाल का जो एसोसिएशन है वो यही है। ठीक, इसने आगे चलकर बहुत मुद्दे उठाए, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल मतलब 1883 में कानून पास हुआ था। इसमें ये हुआ था कि भैया चाहे इंडियन मैजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश हो, चाहे वो इंग्लिश न्यायाधीश हो, वो सबके आपराधिक मुकदमों को सुनवाई करेगा। मतलब चाहे अपराधी भले ही यूरोपियन क्यों ना हो, लेकिन जो न्यायाधीश है वो कौन है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि अगर अपराधी यूरोपियन है और मैजिस्ट्रेट या कहा जाए जो न्यायाधीश हैं वो इंडियन है, तब भी वो सुनवाई कर सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल पास हुआ था। तो इसे अंग्रेज़ क्या हो गए, भड़क गए कि वो कहने लगे कि नहीं भैया, हमारे जो आपराधिक मामलों की सुनवाई केवल अंग्रेज़ ही करेंगे, अंग्रेज़ न्यायाधीश करेगा। तो ये विवाद उत्पन्न हो गया। इल्बर्ट बिल था कि बहुत अच्छा बिल था इल्बर्ट बिल, कि चाहे वो अपराधी अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो, न्यायाधीश इंडियन भी होगा तब भी वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो भेदभाव वाला समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो भड़क गए, कहते नहीं, हमारे जो केस की सुनवाई केवल न्यायाधीश जो है वो अंग्रेज ही होना चाहिए। तो इस बिल विवाद जो उत्पन्न हुआ, इसका भी विरोध किया इंडियन एसोसिएशन ने। और इसके अलावा जो भेदभाव हो रहा था आईसीएस भर्ती को लेकर, सिविल सर्विसेज की भर्ती को लेकर जो भेदभाव हो रहा था कि भैया इंग्लैंड में ही परीक्षा होगी, उसका भी विरोध इन्होंने किया कि इंडिया में भी होना चाहिए। उम्र जो कम कर दी गई थी उसका भी इन्होंने विवाद की, इन्होंने मतलब उसका विरोध किया। जो आर्म्स एक्ट आए थे, वर्नाकुलर एक्ट हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप, उनका भी इन्होंने विरोध किया। मतलब इन्होंने सरकार के सामने खुलकर विरोध किया, जो गलत हो रहा था उसका खुलकर विरोध किया। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन एसोसिएशन है। तो बंगाल का ये पहला ऐसा एसोसिएशन है, ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अखिल भारतीय की बात करता था, मतलब सबको एक साथ लेकर बात करता था। इससे पहले जो संगठन थे वो छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर बात कर रहे हैं। कोई किसी मतलब जैसे ज़मींदार की ही बात कर रहा है, कोई किसान की बात कर रहा है, कोई मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रहा है, लेकिन ये सभी लोगों की बात करता था। तो कांग्रेस के बाद जो इंडियन नेशनल लेवल पर बात करने वाला जो संस्थान था इंडियन एसोसिएशन था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1886 में ये विलय हो गया कांग्रेस में, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया। ठीक, ये बात आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब चलते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में मैंने आपको बताया 3 एसोसिएशन आपको याद रखने हैं। 1852 में स्थापित किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन, उसका नाम ही क्या था, बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी, इतनी आप बात याद रखिए। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित हुई थी महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित हुई थी, महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी इसके संस्थापक थे। इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि 1875 में इन्होंने एक मुद्दा उठाया था। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि भैया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खत लिखा था, याचिका दायर की थी कि भैया जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, आपका जो लोअर हाउस है, उसमें इंडियन भी सदस्य होने चाहिए, इंडियन को भी मौका देना चाहिए। ये याचिका इन्होंने प्रस्तुत की थी। उसके बाद 5-6 सालों के बाद ऐसा हुआ
कि सदस्य बनाना शुरू कर दिया उन्होंने इंडियन को भी उसमें। ठीक, तो ये पूना सार्वजनिक सभा का बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक 3 थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ये बात याद रखेंगे। तो बॉम्बे में जो राजनीतिक संस्थाएं थी इन तीनों के बारे में याद रखेंगे। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ये याद रखेंगे आपकी नहीं बम्बई में। ठीक है, इसके बाद मद्रास की बात करते हैं। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं 2 ही हैं, पहला दूसरा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। और मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू थे। ये है मद्रास के। तो टोटल कांग्रेस से पहले इतने राजनीतिक संगठन आपको याद रखने हैं, मुख्य तौर पर बंगाल के। और बंगाल वाले मैंने इतने डिटेल में बताए हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।